जो पेमेंट होती है पुराने थोड़े नाल एक गल कर चुके ने और थोड़े नाल फाइनल हो चुकी है गल। फिर एफसीआई दे कुछ मसले ने, तैनू पता है एफसीआई दे मसले की ने? एक दा इशू ऑफ डिडक्शन 3% डिडक्शन है पेमेंट की, जरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा थोड़ा पता है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया अहम फैसला। 1181 ग्राम पंचायतों की पूरी होगी मुराद। पंचायत भवनों के निर्माण को मिली मंजूरी। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सीएम तीरथ रावत से की मुलाकात। क्षेत्र के विकास के लिए रखी कई मांगे। विधायक धामी को मिला कार्रवाई का भरोसा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते बड़ा फैसला। राजधानी देहरादून में रहेगा नाइट कर्फ्यू। जरूरी सेवाओं के लिए रहेगी छूट। कुंभ और पूर्णागिरि मेले का आयोजन। महिलाओं को मिली फ्री बस सेवा की सौगात। नमस्कार, स्वागत है आप लोग उत्तराखंड में और रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड सरकार ग्राम पंचायतों को चुनावी साल में तोहफा देने जा रही है। जानकारी के अनुसार तीरथ सिंह रावत कैबिनेट ने 1181 ग्राम पंचायतों की मुराद पूरी करने पर मुहर लगा दी है और तय किया गया है कि 3 साल में 1181 पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा और इस साल 400 ग्राम पंचायतों के भवन बनाए जाएंगे। करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इन भवनों के लिए 50% राशि मनरेगा, 25% पंचायतों को अपने संसाधनों और 25% राशि राज्य सरकार देगी। प्रदेश में कुल 7,791 ग्राम पंचायतों में 1181 के पास अपने भवन नहीं है, जबकि 1197 पंचायत भवन जीर्ण शीर्ण में है और उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रोक्योरमेंट को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी बढ़ रहा है और ऐसे में कैबिनेट ने बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रोक्योरमेंट नियमों में दी गई छूट अगले 6 महीने यानी सितंबर माह तक जारी रखने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को एकल स्रोत से खरीद की अनुमति समेत अन्य छूट जारी रहेंगी। बिडिंग के बाद ली जाने वाली 5 से 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर अब 3% किया गया है।
तो उत्तराखंड के हित में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नए और अहम फैसले लेने में देरी नहीं कर रहे हैं। दरअसल अब विपक्षी विधायकों के प्रति दरियादिली भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल से कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है और कांग्रेस विधायक भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में विपक्ष की उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री 1 महीने से कम कार्यकाल में तीरथ सिंह रावत ने इस धारणा को तोड़ने की पहल की है और इसके साथ ही गुरुवार को उन्होंने धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी से मुलाकात भी की है और यही नहीं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्षी विधायक से विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। इस बारे में कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि धारचूला मुनस्यारी के आपदा प्रभावितों को अतिशीघ्र पुनर्वास, जौल जीवी से मनुष्यारी मोटर मार्ग धारचूला विधानसभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए मोटर मार्ग घोषणाओं को पूर्ण किए जाने एवं समकोट में बीएसएनएल मोबाइल टावर आदि के लिए सीएम तीरथ रावत से मुलाकात की है। दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और नाइट कर्फ्यू में सुबह 6 बजे तक शहर में आवाजाही नहीं की जा सकेगी। आवश्यक सेवाओं पूरी तरह सुचारू रहेंगी। यह व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लेमेंट टाउन में लागू रहेगी और नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह 11 बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के साथ ही फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहन आगमन कर सकेंगे। मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। हवाई जहाज, ट्रेन, बस में यात्रा करने वाले व्यक्ति आगमन कर सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इसके साथ ही इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूर आगमन कर सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को पहचान पत्र दिखाना होगा। नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जिले के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। वहीं विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट रहेगी। उधर नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता में खुलेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं हितेंद्र स्वामी, उत्तराखंड से हैं। क्या जानकारी है आपके पास हितेंद्र स्वामी जी? जी योगेश, आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू वहाँ पर लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू में सुबह 6 बजे तक अब शहर में रात के 10 बजे से कोई भी आवाजाही नहीं हो सकेगी। हालांकि आवश्यक सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से ऐसे ही चलती रहेंगी जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए, जैसे लॉकडाउन में चलती रही हैं, तो वैसे ही इस बार फिर से चलती रहेगी। लेकिन देहरादून के जो आसपास का क्षेत्र है, छावनी परिषद है, गढ़ी कैंट है या फिर क्लेमेंट टाउन है, वहाँ पर भी ये जो गाइडलाइन है वो जारी रहेगी और वहाँ पर भी कोई रात में नहीं निकल सकेगा। और इसके अलावा जिस तरीके से बताया गया, जो जानकारी दी गई है उसमें सुबह 11 बजे के बाद रविवार को सैनिटाइजेशन का काम होगा और लगातार कोरोना से बचने के लिए ये इस तरीके के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर किसी को चिकित्सा से संबंधित जरूरत है या फिर आवश्यक सेवाओं की जरूरत है या फल, सब्जी, दूध के लिए जाना है तो वो जा सकेंगे, वो उनको नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा जो एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है देहरादून के अलावा, उसको भी जाने की इजाजत होगी, अनुमति होगी इस दौरान भी, नाइट कर्फ्यू के दौरान भी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आम लोग रहने वाले हैं, शहर के जो लोग हैं, उनको आने जाने की इजाजत जो है इस दौरान नहीं दी जाएगी। और कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। धारा 144 भी लागू की गई है नाइट कर्फ्यू के दौरान। बिल्कुल ठीक बात है हितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से धारा 144 लागू कर दी गई है, आम जनता के लिए ये नियम कानून बनाए गए हैं, कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो कराए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि प्रशासन की तरफ से खुद लापरवाही का मामला सामने आता है। ऐसी तमाम सारे वीडियो और इसके पहले भी आ चुके हैं। तो क्या प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई तस्वीर सामने आ रही है और प्रशासन की तरफ से अगर ऐसी आ रही है तो उन पर कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन रहा है लंबे समय तक, तो ऐसे में आम लोग भी और पुलिस प्रशासन में भी जिस तरीके से जो लोग हैं वो आम लोग ही हैं
एक सभी की जो अगर बात की जाए मानसिक स्थिति की, तो सभी कहीं ना कहीं इस चीज से जूझ रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन रहा है, सभी को परेशानी हुई है। पुलिसकर्मियों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की और इस दौरान क्योंकि सब कुछ खुल गया था, सब कुछ सामान्य सा होने लगा था, इसलिए लापरवाही ज्यादा हो रही थी। लेकिन अब प्रशासन खुद भी अलर्ट है और लोगों से भी अपील की जा रही है, लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सतर्क जो है पुलिस प्रशासन भी फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती अब बढ़ा दी है। रात को सख्ती जो है वो ज्यादा की जा रही है। कई जगह पर पुलिस ने 10 बजे से पहले ही रेस्टोरेंट और खाने पीने के ठेलों को बंद करवाना भी शुरू कर दिया। अलग अलग जगह पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ रही हैं और कई जगहों पर दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, या फिर सामान्य तौर पर अगर 10 बजे से पहले दुकानें बंद नहीं होती हैं तो उनको जबरदस्ती भी दुकानदारों को बोल करके वहां पर बंद करवाया जाता है। क्योंकि राजधानी देहरादून में अब रात को कर्फ्यू लागू रहना है, तो 10 बजे से बिल्कुल लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए राजधानी में ये बड़ा कदम उठाया गया है नाइट कर्फ्यू का। लेकिन क्या जो लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले, लोगों की दुकानों को बंद कराया जा रहा है, अगर वो कोविड-19 के प्रोटोकॉलों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या शासन प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आर्थिक दंड के रूप में की जाएगी, जैसे चालान जैसे रूप में? बिल्कुल चालान के रूप में भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर समझाया जा रहा है लोगों को, और लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझ भी रहे हैं। और क्योंकि दिन में कोई पाबंदी नहीं है किसी पर भी, रात ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और नाइट में कहीं ना कहीं वो लोग जो एंजॉय करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, क्लब में पार्टीज में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला है उन्हीं पर लगाम लगाने के लिए। और रात में जो फालतू में जो आवाजाही लोग करते थे, घूमते फिरते थे, उस पर पाबंदी है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि कोरोना किस तरीके से एक बार फिर से बढ़ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं लोग एक बार फिर से इस बात को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा लोग बड़ी संख्या में बाहर नहीं आते हुए दिखाई दे रहे। कुछ जिस तरीके से सब कुछ नॉर्मल हो गया था, दुकानें खुलने लगी थी, तो अब कुछ दुकानदारों में ये था कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उनको जाकर के समझाया जा रहा है और दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या जो है पुलिस प्रशासन के सामने नहीं है। सब कुछ आराम से समझा बुझा करके ही एक दूसरे के साथ चलते हुए कोरोना से एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए सभी को जो है जागरूक किया जा रहा है। और इसीलिए एक बार फिर से वही जो दौर था लॉकडाउन का, उसी से ना जूझना पड़े, इसलिए लोग भी जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए, अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, तो कई जगहों पर, कई शहरों में लॉकडाउन तक लगाने की नौबत आ चुकी है। तो ये सब कुछ देखते हुए आम लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए नजर बनाए रखिए, यही तेंद आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से कोविड-19 के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए उत्तराखंड में यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है देहरादून में, और जिन लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पाया जाएगा उनके ऊपर सख्ती से एक्शन भी लिया जाएगा। तो शासन प्रशासन द्वारा लगातार कोविड-19 के प्रोटोकॉलों को फॉलो कराने की कोशिश की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, बेहद हैरान कर देने वाले हैं। और इसके साथ ही आम जनता के साथ ही सरकार को भी डराने वाले मामले बढ़ रहे हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जिसे देखते हुए लगातार ये फैसले लिए जा रहे हैं तमाम सारे राज्यों में कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को लेकर के राज्यों के प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू लगाने के भी फैसले लिए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लाल कुआं के वार्ड नंबर 1 में हॉस्पिटल रोड के माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इसके अलावा प्रशासन ने गुरुवार को गोरा पड़ाव के हाथीखाल क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन की टीम की तरफ से अभियान चलाकर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों की कोरोना की जांच की जा रही है और इसके अलावा वैक्सीनेशन भी तेजी से किया जा रहा है। गुरुवार को घोषित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन हाथीखाल गोरा पड़ाव में सैंपलिंग कराकर कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं। आज तहसील लालकुआं अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार वार्ड नंबर 1 की इस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसके क्रम में आज आप देख रहे हैं पीछे यहाँ से बैरिकेटिंग करी जा रही है और आगे से इस गली को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा और इसकी फिर कल से यहाँ सैंपलिंग की जाएगी। सैंपलिंग के पश्चात जैसे ही रिपोर्टें नेगेटिव आएंगी तो उसके पश्चात ये बैरिकेटिंग को खोल दिया जाएगा। आवश्यक चीज़ें जो है उसकी सुविधा वो बहाल रहेंगी। आवश्यक जैसी लोगों की डिमांड रहेगी क्षेत्र से जो चीज़ की कमी होगी उसको देखते हुए आगे उसका पूर्ति की जाएगी। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है पंजाब के लुधियाना से एक बड़ी खबर आ रही है। एक्टर सतीश कौल की कोरोना से मौत हो गई है। महाभारत सीरियल में इंद्र का किरदार निभाया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खबर है, लुधियाना से आ रही है। लुधियाना में सतीश कौल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सतीश कौल का कोरोना के चलते मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदी पंजाबी की 300 फिल्मों में काम किया था सतीश कौल ने, जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, देव आनंद जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया है। और लुधियाना एक्टर सतीश कौल की कोरोना से मौत हो गई है। लुधियाना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिन्होंने महाभारत सीरियल में इंद्र का किरदार निभाया था, सतीश कौल ही थे और आज उनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और सतीश कौल का अंतिम संस्कार लुधियाना में ही किया जाएगा। महाभारत में इंद्र का किरदार निभाया था सतीश कौल ने। तो वहीं हरिद्वार कुंभ मेले और टनकपुर के पूर्णागिरि मेले में जाने के लिए शनिवार से प्रदेश की महिलाओं को निःशुल्क रोडवेज बस यात्रा का मौका मिला। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं से भी हरिद्वार कुंभ आने वाली प्रदेश की महिलाओं को रोडवेज की बसों में 100% निःशुल्क बस यात्रा का मौका मिल रहा है, फिर चाहे बस या यूपी के क्षेत्र से होकर ही क्यों ना गुजरती हो। इसी प्रकार टनकपुर क्षेत्र के पूर्णागिरि मेले के लिए 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महिलाओं को आने जाने के लिए रोडवेज बस से निःशुल्क सफर का मौका दिया गया है। निःशुल्क बस यात्रा का पूरा विवरण सभी डिपो में अलग रजिस्टर में रखा जाएगा। मंडलीय प्रबंधक के माध्यम से
परिवहन निगम मुख्यालय को इसकी जानकारी भेजनी होगी ताकि इसी हिसाब से शासन में इसके प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजा जा सके। उन्होंने यात्रा के दौरान सभी चालकों को परिचालकों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। तो हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई हैं। इसी कड़ी में मेलाधिकारी दीपक रावत ने पंतद्वीप सेक्टर के 20 बेड वाले सेक्टर चिकित्सालय और रैन बसेरा का निरीक्षण भी किया। मेलाधिकारी ने अस्पताल की पानी की व्यवस्था को देखा और उसके बाद उन्होंने वहां जितने भी बेड लगे थे उनका भी निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सुरभि शर्मा से ओपीडी रजिस्टर दिखाने को कहा। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 619 लोग ओपीडी में आकर दवा ले जा चुके हैं। दीपक रावत ने इमरजेंसी परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी ली और सेक्टर चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद मेलाधिकारी ने पंतद्वीप स्थित रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ जंगल की आग भी तेजी से फैल रही है। फायर सीजन शुरू होने के बाद से बड़े पैमाने पर जंगल सुलग रहे हैं। इस बार अन्य सालों की तुलना में आग की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों पर मौसम की बेरुखी भारी पड़ रही है। शीतकाल में कम बारिश का खामियाजा पेड़ पौधों और वन्य जीवों को ही नहीं, ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ रहा है। मार्च में सामान्य 80% कम बारिश होने से जंगलों में आग विकराल रूप धारण कर रही है। मौसम का असामान्य बर्ताव जंगलों में बढ़ रही आग की घटनाओं का मुख्य कारण है। विशेषज्ञों ने भी कम बारिश के मद्देनजर प्रदेश में सूखे की आशंका जताई है और अभी मानसून के दस्तक देने के भी करीब 2.5 महीने का समय है। पिछले मानसून में सामान्य से 20% कम बारिश होने के बाद शीतकाल में अच्छी बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मेघों की बेरुखी और बढ़ गई है। इसके बाद से बारिश सामान्य से आधी भी नहीं हुई है। अक्टूबर से जनवरी तक सामान्य से 71% कम बारिश हुई है और इसके बाद स्थिति और बदतर होती गई। ऐसे में वन विभाग और सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। डाक विभाग देश के कोने कोने में गंगोत्री से भरे गंगा जल की बोतलें पहुंचा रहा है। 250 ml की यह बोतल देश के हर डाकघर में आसानी से 30 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। बीते साल कोरोना संक्रमण और लंबे लॉकडाउन के बाद भी गंगा जल की मांग कम नहीं हुई है। उत्तरकाशी स्थित डाकघर में लगे बॉटलिंग प्लांट से गंगा जल की 3.86 लाख से अधिक बोतल मुख्य डाकघर देहरादून भेजी गई है। वहां से इनकी देश के 22 डाक सर्किल में आपूर्ति की गई है और डाक सर्किलों से गंगा जल की बोतल जिला स्तर के डाकघरों को पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा लोग डाक विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी गंगा जल की बोतल मंगवा सकते हैं। गंगा जल बॉटलिंग करने की जिम्मेदारी डाक विभाग ने उत्तरकाशी स्थित डाकघर को सौंपी है। यहां अक्टूबर 2018 में बॉटलिंग प्लांट लगाया गया था। तब से यहां गंगोत्री में गंगा जल लगातार बोतलों में भर करके लोगों को सप्लाई की जा रही है और उसके बाद 250 ml की बोतलों में पैक कर मुख्य डाकघर देहरादून भेजा जाता है। वहां से इस डाकघर की मांगों के अनुसार देश के विभिन्न डाक सर्किलों में भेजा जाता है। 250 ml गंगा जल की कीमत 30 रुपए प्रति बोतल रखी गई है। उत्तराखंड में विकास नगर के केनाल रोड लक्ष्मणपुर पर शरारती तत्वों ने शिव मंदिर के शिवलिंग और दान पात्र को खंडित कर दिया है, जिसके आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जिसे लेकर मां यमुना रक्षक संघ ने विरोध जताया और तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम विकास नगर को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया 9 मार्च को रात्रि के समय किसी असामाजिक तत्व ने मंदिर के शिवलिंग और दान पात्र को खंडित कर दिया था। इसके साथ ही मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। मामले का वीडियो वायरल होने पर संत महात्माओं ने भी इस घटना पर रोष जताया और मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी। इसके बावजूद भी दोषी लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मां यमुना रक्षक का कहना है कि अगर इसमें जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो मां यमुना रक्षक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। बहादुराबाद में जब से राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा शुरू हुआ है, तभी से टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों की तरफ से रोज किसी न किसी बात को लेकर अभद्र व्यवहार और मारपीट की सूचना आ रही है। अभी चंद रोज पहले ही
बहादुराबाद निवासी भाजयुमो नेता के साथ मारपीट की घटना हुई थी और देर रात हरियाणा के यात्रियों के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारियों की तरफ से खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए मारपीट का वीडियो सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक कार में हरियाणा के 4 यात्री दिल्ली की ओर जा रहे थे और जैसे ही वो बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पहुंचे तभी टोल प्लाजा के कर्मचारियों के किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों ने यात्रियों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की। और इतना ही नहीं, उन यात्रियों में से एक यात्री ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इस बात की जानकारी जब टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने यात्री से जबरदस्ती मोबाइल छीन लिया और उसके साथ भी मारपीट करते हुए वीडियो डिलीट कर दिया। आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।